हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PHC बाय DC सर। इस चैनल पर हम निशुल्क शिक्षा के माध्यम से आप सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमने अपना जो बेस है उसे मजबूत करने के लिए नोटिफिकेशन आया उससे पहले कम से कम हम अपने बेस को मजबूत कर लें। एडवांस पढ़ाई उसके बाद होती रहेगी, टेस्ट सीरीज उसके बाद लगती रहेगी। बहुत सारे बच्चे अभी से टेस्ट सीरीज लगाने लगे हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने लगे हैं। मुझे लगता है कि उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। भाई अभी तो करंट अफेयर्स अपडेट ही नहीं हुआ, अभी तो एग्जाम का नोटिफिकेशन तक नहीं आया। अभी आप किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर लेंगे, उससे क्या फायदा होगा? भाई मैं बहुत साफ साफ शब्दों में आप सब लोगों को बार बार समझाता हूं कि टेस्ट शब्द का मतलब होता है परीक्षण, जांच करना। और जांच किस बात की जाती है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। अब अगर हम अपनी जांच ही टेस्ट से नहीं कर पा रहे तो फिर ये क्या शौक पाल रखे हैं आपने? क्या दिखावा कर रहे हैं हम इस दुनिया के सामने? हम क्या कर रहे हैं? मूल रूप से ये नहीं समझ आता। टेस्ट अभी लगाने की बात नहीं है मेरे साथियों। टेस्ट को तब पढ़ा जाता है, लगाया जाता है, दिया जाता है जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं टेस्ट देने के लिए। लेकिन नहीं, पता नहीं बच्चों के दिमाग में कौन सी चुल ऐसी भरी पड़ी है कि नहीं हमें आज ही टेस्ट लगानी है। पूरा टाइम खराब करते हैं आप अपना। अभी अपने आप को जलाइए इस भट्टी में, अपने बैकग्राउंड को, अपने बेस को, अपने आधार को तैयार कीजिए जिस पर MPPSC की इमारत को खड़ा करना है। चलिए बहुत सारी बातें ना करते हुए मूल विषय पर आता हूं। मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है हमें। तो 5 वंशों में से हम तीसरा वंश आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें तुगलक वंश की बातें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मैं मूल टॉपिक पर आ जाता हूं। और ये मूल टॉपिक आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं इसका बैकग्राउंड आपके दिमाग में, जो कि पहले ही क्लियर कर चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। हमने देखा था कि जब भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था तो भारत को मौर्य साम्राज्य ने, फिर गुप्त साम्राज्य ने, फिर उसके बाद छोटे छोटे जो जैसे हर्षवर्धन या वर्धन साम्राज्य के समय बड़े स्वरूप में हमने देखा। बाद में इसकी जो समृद्धता थी इसको लूटने के लिए बाहर से अरबी और तुर्की आक्रमणकारी भारत में आते हैं। और जैसे ही आते हैं हम मध्यकाल शुरू कर देते हैं, या इसे मध्यकाल जो है इतिहास के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत पर आक्रमण करते हैं तो शुरुआत में 100-200 साल तो ऐसे ही चलता है कि वो आते हैं, लूट कर चले आते हैं। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी के बाद कहानी में परिवर्तन आता है, ट्विस्ट आता है। और पहला राजा जो इस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाकर शासन करना शुरू करता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और यहीं से मध्यकाल के 5 वंश या सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। हमने कोड बनाकर आपको स्पष्ट रूप से याद कराया हुआ है। आपको याद रखना है, गुल खिला तू साले। क्या लिखा? गुल खिला तू साले। कैसे याद किया? गुल से गुल खिला से याद कराया हमने गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस प्रकार 5 वंशों को हमने कोडिंग से याद कर लिया, इनका समय ड्यूरेशन याद कर लिया। मैं हर एक वंश के एक एक राजा याद कराते जा रहा हूं। जैसे मैंने जब लास्ट वीडियो में खिलजी वंश पढ़ाया था तो खिला क्या? खिला, फूल खिला। खिला क्या? फूल खिला। कौन सा फूल खिला? जासमीन का फूल खिला, है ना। तो हमने ऐसे याद कर लिया था। यहाँ 5 राजा हुए जिनके नाम इस रूप में हमने याद किए थे कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन मुबारक, और अंतिम राजा तक हमने सारे के सारे राजा याद कर लिए, सल्तनत के सुल्तान याद कर लिए। आज हम तुगलक वंश की बात कर रहे हैं तो तुगलक वंश के भी राजा हमें याद करने हैं। चलिए देखते हैं तुगलक वंश में कौन प्रभावी राजा रहा। 4 नाम आपको यहां से याद रखने हैं। क्या याद रखेंगे? देखो, ये तुगलक मतलब गेला गेला फीलिंग आ रहा है, पागल पागल की फीलिंग, गेले पे गेले की फीलिंग आ रही है तो कैसे याद रखेंगे? गया, गया मोहब्बत करने, फिर से नशे में।
मैं इसको ऐसे याद किया था, जब मैं छोटा बच्चा था मुझे ये चीजें याद नहीं होती थी। अब तो क्योंकि हिस्ट्री इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ा लिया, तो सब कुछ याद है, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है। देखिए आप सब लोगों को मैं एक बात समझाऊं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पापा हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाते थे, या छोटे बच्चे के लिए दीवार पकड़ के, सोफा पकड़ के, या चनन गाड़ी आती है उसको पकड़ करके चलना सीखना, या किसी भी दूसरे डंडे व लकड़ी को पकड़ के चलना सीखना होता है। लेकिन जब वो चलना सीख जाता है तो फिर वो इन सब चीजों को छोड़ देता है। तो हमारे लिए ये जो कोडिंग नाम की चीज है ये उसी प्रकार है। हमें कोडिंग का सहारा लेकर किसी कंटेंट को याद करना है, और जैसे ही हम उस कंटेंट को पूरी तरह याद कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस कोडिंग फोडिंग को भूल करके पूरा तामझाम, क्योंकि हमें याद हो गया, सीधा उस पर फोकस करने लग जाएंगे। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे, जब मैं अपने बचपन में था, तो हमें साइकिल चलाते सीखने के लिए पहले साइकिल को हाथ में लेकर घूमते थे, फिर कैंची चलाते सीखते थे, फिर डंडा चलाते सीखते थे, मतलब उस पे स्टेप्स होती थी। फिर जब हम साइकिल को पूरी तरह चलाते सीख गए तो फिर कैसे भी चला लेते थे, फिर तो हाथ छोड़कर साइकिल चलाते थे। ऐसे अलग अलग फिर बातें होती है। लेकिन हमारा ये जो कोडिंग है ये एक सहारा है हमें किसी कंटेंट को याद कराने का, इसी रूप में इसका उपयोग करना है। तो मैं यहाँ एक कोड बताया हूं, गया मोहब्बत करने फिर से नशे में। कौन गया? हर आदमी नशे में ही तो मोहब्बत करता है, तो इसीलिए वो पागल है, तू गेलक है ना। तो गया से क्या आएगा? गया से आपको यहां दिख रहा होगा गयासुद्दीन। क्या नाम है इसका? गयासुद्दीन। तो यह नाम हो जाएगा याद, गयासुद्दीन तुगलक। मोहब्बत से मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक है, वैसे तो मोहब्बत के बिना तुगलक है ये, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से फिरोज तुगलक, और नशे में मतलब कि नासिरुद्दीन, ये नाम याद रह जाएगा, नासिरुद्दीन तुगलक। बहुत सिंपल से 4 नाम है, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अपने दिमाग पे इस बात का बर्डन बनाओगे कि मैं कोड बना रहा हूं, मुझे याद नहीं होगा, कोड बना रहा हूं याद नहीं होगा, कैसे याद नहीं होगा? मैं खड़ा हूं ना। कभी ऑफलाइन क्लास होती तो मैं साथ में होता, तुम्हें ये तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे डीएनए तक घुसेड़ देता। अभी तो हम ऑफलाइन में नहीं है, लेकिन ठीक है, ऑनलाइन में भी मैं उतनी क्षमता से आप तक ये बातें पहुंचा सकता हूं। भाई याद करो इनको, फोकट की बातें मत करो कि नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? कुछ ऐसी चीज बनी ही नहीं जो मैं आप सब लोगों को याद करा ना सकूं। जिस दिन जरूरत पड़ी उस दिन गीता के 700 श्लोक हैं, 700 के 700 याद कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं साथ में। आगे बढ़ते हैं, ये चारों राजा हमने याद कर लिए, यहां से टाइम भी याद कर लो। 1320 से शुरू होती है कहानी, 5 साल 25 में ये खत्म हो जाता है पहला। फिर 25 से शुरू होता है और 25 से डबल कर दो, 50 तक ये चलता है। 50 के बाद 51 से शुरू करो और 88 तक ये चलता है। और 88 से शुरू करेंगे फिर तो लास्ट का जो अंतिम राजा है वो ये तक चलेगा। बीच में 1-2 छोटे मोटे राजा यहाँ आएंगे, वो कहीं काम के नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। चलिए मूल बात पर आते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने इस वंश की स्थापना की, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं रही उसके बारे में हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। ध्यान रखना, 5 सितंबर 1920 को खुसरो खां, जो कि पिछले वंश, अब हमने कोडिंग से पिछला वंश याद कर रखा है, गुल खिला, तो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां को पराजित करके गाजी, मलिक या तुगलक, 3 शब्द याद रखना, गाजी, मलिक या तुगलक की उपाधि धारण करके गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1920 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। बहुत स्पष्ट रहे ये 2 दिन, 5 सितंबर 8 सितंबर, नहीं भी रहेगा तो चलेगा, 1920 याद रख लो। अमीरों की भूमि जो कि खुसरो खां के जमाने में या अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में छीन ली गई थी। अमीर कौन है पता है ना? इस पूरे सिंहासन में यहाँ एक राजा बैठता है और उसकी जो बड़े बड़े पैसे वाले या उसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ अमीर कहा जा रहा है। तो इनकी भूमि अलाउद्दीन ने छीन ली थी, क्योंकि अलाउद्दीन तो चाहता था ना कि मैं अकेला राजा, मैं सब पर कब्जा कर लूंगा, पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए पैसा चाहिए, उसी के लिए उसने सब कुछ छीन लिया जनता का, उसमें अमीरों का भी छीना। तो ये भूमि का पैसा लौटा दिया ताकि ये लोग जो हैं वो इसके सपोर्ट में आ जाएं, वो इसका विरोध ना करे। ये पॉइंट याद रख लेना यहां से।
अगला, इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया, तो वो असली में फिरोज करवाएगा। यहां से उनकी शुरुआत हो रही है, यहां से ये एकदम आरंभ करेगा, शिलान्यास करेगा, लेकिन मूल काम जो है फिरोज द्वारा होगा। तुगलकाबाद नाम का नगर, तो भाई इसका नाम ही तुगलक है ना, तो तुगलक का मूल पहला राजा तुगलकाबाद का नाम का नगर या पहला नाम का शहर बनाएगा। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी होगा, और इस दुर्ग को हम 56 कोट कहेंगे। क्या कहेंगे? 56 कोट। याद रखना, गया मोहब्बत करने तो 56 प्रकार के पकवान लेकर गया था, तो 56 कोट नाम का किला जो है वो गया से आ जाएगा। गया में 56 कोट है, याद रख लेना। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते हुए जूना खान, जो कि इसके बेटे का नाम है, जो अभी एमबीटी बनने वाला है, जूना खान द्वारा बनाए गए महल में प्रवेश करने और उस महल के गिर जाने से हो जाती है। यहां बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका जो बेटा था, कौन था इसका बेटा? अगला शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी कहेंगे हम इसे। ये जो एमबीटी है ये लालच में था कि मुझे शासन चाहिए, इसलिए उसने एक लकड़ी का महल बनाया, कुछ लोग कहते हैं सोने का महल बनाया, तो लकड़ी का महल बनाया। और जब ये राजा कौन, गयासुद्दीन तुगलक, उसमें घुसा तो वो महल गिर गया और उस लकड़ी के नीचे दब जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। ये बहुत ऑथेंटिक नहीं है, फिर भी इतिहासकार इसी को मानते हैं, यही बात याद रखनी है। मौत तो इसी कारण से हुई, लेकिन उसमें स्टोरी में रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था, ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए फुकट के कयास नहीं लगाने। हमने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में केवल 4-5 बातें याद रखनी है। खुसरो खां को मारकर राजा बना, पहली बात। नहर और तालाब बनवाए, तुगलकाबाद नगर बनाया, उसमें 56 कोट का किला बनाया, और फिर इसका जूना खां द्वारा बनाया गया महल में दबकर के मौत हो गई, कहानी खत्म। इसके बाद आता है एमबीटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। मैंने अभी आपको जो राजा याद कराया उसमें देखो क्या याद करना है। गयासुद्दीन तुगलक हमने पढ़ लिया पूरा। अब मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम शॉर्टकट में एमबीटी कहेंगे, पागल बादशाह के रूप में जाना जाएगा, तो पागल बादशाह को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई। पागल बादशाह क्या करने वाला है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके 2 नाम याद रख लेना, पहले तो उल्गू खां याद रख लेना और जूना खां याद रख लेना। क्या नाम याद रखोगे? उल्गू खां या जूना खां, ये इसके मूल नाम है, असली नाम इसके ये उल्गू खां या जूना खां है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम ग्रहण करेगा और 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाएगा। इसका शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके शासन में पूरे भारत फिर टूटेगा और अलग अलग राज्य बनेंगे। जैसे दक्षिण में हरिहरपुर बुक्का विजयनगर की स्थापना करेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर बहमनी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में होगी, बंगाल में एक अलग राज्य बनेगा। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां होगी। इसके द्वारा 4 प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं, और इन्हीं के लिए इसको पागल बादशाह, रक्त का पिपासु या अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखेंगे हम कौन कौन से नाम हैं। इसकी 4 योजनाएं क्रम से याद कर लेना मेंस वाले। तो 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि, कहां पर? 2 आब। 2 आब किसे कहते हैं भैया? आब का मतलब होता है बीच का, और 2 मतलब 2 नदियों के बीच का। 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र हैं जिसे दोआब कहा जाए, जो मध्य प्रदेश भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, वो दोआब में कर वृद्धि कर देता है। ये राजधानी को परिवर्तित कर देता है। तो राजधानी पहले दिल्ली होती है, और उस दिल्ली से ये कहां ले जाता है? दिल्ली से ये देवगिरी नाम का जो स्थान है वहां ले जाएगा, याद रख लेना। सांकेतिक मुद्रा चलाएगा, और खुरासान और कराची अभियान के लिए अपने सैनिकों को 1 साल का पहले से वेतन देकर के वहां ले जाएगा। वहां पता चलेगा कि बर्फ में सारे ही सैनिक मर गए, एक सैनिक जीवित लौटता है, सब मर जाते हैं बर्फ में, उस ठंड में नहीं सहन कर पाते इसके सैनिक। तो ये 4 प्रमुख उल्टी सीधी योजनाओं के कारण इसे इतिहास में जाना जाता है। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत वंश के जितने भी राजा थे उन सब में सबसे विद्वान था, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा अच्छा या जनता के लिए काम करने वाला शासक था। लेकिन इसने जो भी काम किया शायद किस्मत खराब थी कि सब उल्टा हो जाता था। ये जनता के लिए सिक्के चलवाता था तो सिक्के घर घर में टकसाल खुल जाती थी।
ये सेना को 1 साल का पहले का वेतन दे देता था कि युद्ध लड़ने, अगले साल हमको युद्ध लड़ने जाना है, तो वो युद्ध ही कैंसिल हो जाता था। ये सेना को एक जगह युद्ध लड़ने ले जाता है और बर्फ गिर जाती है तो सारी सेना मर जाती है उस बर्फ में दब करके। ऐसे उल्टे सीधे काम इसके साथ बहुत होते हैं। जैसे ये टैक्स का रेट बढ़ाता है दुआब में, वहां पर अकाल पड़ जाता है और जनता से जो है वो सरकारी लोग या इसके जो शासक है वो जबरदस्ती सरकार से लोगों से पैसा छीनते हैं। भाई अकाल पड़ गया, टैक्स बढ़ाया और अकाल पड़ा। ऐसे जैसे ये चीज हुई तो उल्टा हो गया आपके कार्य, इसलिए इसके काम जो है वो जाने जाते हैं। अब मूल विशेषताओं पर आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख की प्रतीक्षा की उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त का पिपासु, ये 3 शब्द याद रख लेना। स्वप्नशील, पागल, रक्त का पिपासु किसे कहा जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा लिखा है MBT। अब कैसे याद होगा, रक्त का पिपासु, पागल और स्वप्नशील, ये 3 शब्द थे, 3 नाम थे, 3 वर्ड थे, जुड़ गया। आगे बढ़ते हैं। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही क्या बनाएगा, अमीर कोही नाम का एक नवीन विभाग बनाएगा। मतलब कैसे याद, कैसे रटोगे, कैसे हमारे दिमाग में कैसे रहेगा। कृषि से अमीर बनना है, क्या करना है, कृषि का विकास कर दो तो आदमी क्या हो जाएगा, अमीर बन जाएगा। तो अमीर कोही क्या खोलेगा, ये अमीर कोही की स्थापना कृषि के विकास के लिए करेगा। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से देवगिरी चले जाएगा। वैसे रीजन क्या था दौलताबाद या देवगिरी ले जाने का, देवगिरी ले जाता है और उसका नाम दौलताबाद कर देता है। असली में रीजन ये था कि जब अकाल पड़ा था तो दिल्ली के आसपास बहुत सारी मौतें हुई और उस मौत से पर्यावरण प्रदूषित हो गया और सब लोग बीमार होने लगे। इस कारण से पूरी राजधानी को उठा करके दौलताबाद ले गया, लेकिन योजना फेल हो गई क्योंकि बहुत सारे लोग गए ही नहीं और जो गए वो लूटपाट के शिकार हो गए, जनता उसको समर्थन नहीं दे पाई। आगे बढ़ते हैं। इसलिए सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो सांकेतिक मुद्रा जो चलाई वो कांसे की चलाई या तांबे की चलाई, ये अपवाद है। यहाँ कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांसे की चलाई, कुछ कहते हैं कि तांबे की चलाई। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है MPPSC द्वारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी कांसे की, ये किस इतिहासकार का मत है। तो अब याद रखो, देखो कांसे की चलाई ये फरिश्ते ने बोला है। फरिश्ता नाम का इतिहासकार जो है वो कहता है कि कांसे की मुद्रा चलाई थी और बरनी कहता है कि तांबे की चलाई थी। मैं कैसे याद करूं इसे, देखो तांबा, बा से बरनी, क्या नाम है इसका, तांबे से, ये ब से बरनी, और कासा क्या नाम है, कासा। तो ये क और फ में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, फरिश्ते, फंस गए, कासा, कासा कैसे, फरिश्ते, है ना। तो कैसे हैं फरिश्ते और तांबे से बरनी, ब से बरनी और कासा है फरिश्ता, याद रख लेना। इन 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी, ये पॉइंट याद रख लेना। एडवर्ड थॉमस नाम का एक इतिहासकार है, उसने मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT को प्रिंस ऑफ मनी ऑर्स कहा है। ये पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, UPPCS पूछ चुकी है प्रश्न। किस इतिहासकार ने MBT को प्रिंस ऑफ मनीयर्स कहा है। प्रिंस ऑफ मनीयर्स किसको कहा जाता है, MBT को कहा जाता है। किसने कहा है, तो एडवर्ड ने कहा है, एडवर्ड थॉमस ने कहा है। अब याद रखना इसी के दरबार में अच्छे अच्छे काम भी होंगे। अफ्रीका के यात्री या मोरक्को का यात्री जो है वो इब्ने बतूता है और वो 1333, क्योंकि ये 1325 में राजा बन चुका है ना, 1333 में इसी का शासन चल रहा है, 25 से 50 तक ये रहेगा। तो 1333 में ये इब्ने बतूता जो है वो कहाँ आएगा, इसके शासन में दिल्ली आएगा। और क्योंकि वो नालंदा विश्वविद्यालय में अच्छे से पढ़ाई करके आया हुआ है इसलिए ये उसको काजी बना देगा, न्यायाधीश बना देगा। याद रख लेना, काजी माने होता है न्यायाधीश, तो ये उसे न्यायाधीश बना देगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा है ये उसकी बहुत अच्छी कदर करता था। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था और पढ़े लिखे लोगों को प्यार करता था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय डाक व्यवस्था जो थी वो ऐसी थी, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। ये दूसरे राजा के समय नहीं मिलेगी क्योंकि वो बिना पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे व्यक्ति ने बनाया। अश्व डाक व्यवस्था जिसे हम उलुक कहते थे, क्या कहते थे, उलुक। और पैदल डाक व्यवस्था जिसे हम दावा कहते थे। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। दावा क्या था, सल्तनत काल में दावा शब्द का मतलब होता था डाक व्यवस्था, पैदल डाक व्यवस्था।
और उलुग मतलब कि कौन सी डाक व्यवस्था, अश्व वाली डाक व्यवस्था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी, ये जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है, जैन साधु हैं, उनको भी अपने दरबार में बुलाकर उनका भी रिस्पेक्ट या उनका भी सम्मान किया था। नाम याद रख लेना, सूरी, क्या नाम है, प्रभु सूरी, जिन प्रभु सूरी, ये जैन धर्म के एक गुरुजी हैं जिनको एमबीटी बुलाकर अपने दरबार में उनका सम्मान सम्मान करता है, उनसे शिक्षा ग्रहण कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके शासनकाल में दक्षिण में, अब यहां देखो बहुत तीन चीजें बता रहा हूं मैं, यहां दक्षिण में, यहां और यहां। दक्षिण में हरिहर बुक्का जो है वो हरिहर और बुक्का ये दोनों क्या कर देंगे, अपनी जगह बुक कर लेंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे, तो ये विजयनगर को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे 1336 में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमनी शाह जो है वो 1347 में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य जो है वो यहां बनाएगा, मतलब महाराष्ट्र गया और कर्नाटक के नीचे का हिस्सा भी गया और इधर का हिस्सा बंगाल भी गया, 3 क्षेत्र इसके शासन से कट गए। बदायूनी इसकी मौत पर लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, मतलब जनता को लोगों से, मोहम्मद बिन तुगलक से और मोहम्मद बिन तुगलक को जनता से मुक्ति मिल गई, ऐसा कौन कह रहा है, ये बदायूनी नाम का लेखक लिखता है। तो एक अच्छा राजा था, बहुत काम किए, लेकिन समय ने, परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, लेकिन इसलिए उल्टा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे, इसके बाद जो राजा बन रहा है, क्योंकि हमने कोड क्या बनाया है, गया मोहब्बत करने फिर से नशे में, फिर से मतलब फिरोज तुगलक, तो क्या हो जाएगा, फिर से मतलब फिरोज तुगलक। ये 1351 में राजा बनेगा और ये अच्छे काम करेगा। ये राज्याभिषेक अपना थट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को करेगा और फिर दूसरी बार ये वापस से राज्याभिषेक करेगा दिल्ली में। देखो, एक तो इसके पापा मर गए हैं तो ये जहां है वहीं पे राजा घोषित करवा लेगा खुद को, और फिर दूसरा जब ये राजधानी पहुंचेगा तब अपने आप को राजा घोषित करवाएगा। तो 2 बार राज्याभिषेक होगा इस भैया का। खलीफा द्वारा उसे कासिम उल मोमिन, अर्थात बहुत अलग अर्थ निकलेगा इसका, मत निकालो, कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी जाएगी और इसे प्रेरित किया जाएगा कि तुम हिंदुओं को धर्म को छीनकर मुस्लिम धर्म का प्रचार करो। तो अब यहां से एक कट्टरवादी नीति को अपनाएगा। अब यहां से हमें याद रखना है, उस समय एमबीटी के जमाने में 24 टैक्स चलते थे। ये उन 24 कष्टदायी करों को समाप्त करके केवल 4 कर वसूल करने लगेगा, जिसमें पहला खराज, दूसरा खम्स, तीसरा जजिया और चौथा जकात होगा। और जजिया शब्द अगर यहाँ सुनने में आ गया तो फिर ये भी याद रख लेना कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। क्या था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक था, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे काम किए, जिसमें 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया है, लगभग 300 के आसपास नए नगरों की स्थापना की है। उसमें कौन कौन से बड़े नगर शामिल है, 300 के तो नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लेना, हिसार हरियाणा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला है वो भी इसी ने बनाया। फिरोज शाह कोटला एक किला था जो अब स्टेडियम बना दिया गया है ना, फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम है क्रिकेट खेलने का, तो वो फिरोज शाह कोटला इसी ने बनाया है, याद रखिएगा। फिरोज तुगलक अपनी आत्मकथा लिख रहा है, फतुहाते फिरोज शाही। क्या? फतुहाते फिरोज शाही, खुद के द्वारा खुद की आत्मकथा लिखी गई फतुहाते। क्या नाम है? फतुहाते फिरोज शाही। फिरोज शाही, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है भैया। जियाउद्दीन बर्नी और शम्से शिराज, ये 2 जो हैं कवि इसी के जमाने में रहेंगे, इनको संरक्षण देगा ये। और इनको जब संरक्षण देगा तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कुछ किताबें लिखेंगे। तो ये क्या किताबें लिखेंगे वो याद रखना। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है तारीख फिरोज शाही, मतलब तारीफ ए फिरोज शाही कर लो, और फतवा ए जहांदारी, ये 2 किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही, ये दोनों ही याद रखना। फतुहाते फिरोज शाही और फिरोज शाही शब्द जहां भी आ जाए आप समझ जाना ये फिरोज तुगलक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है कि इस फिरोज तुगलक ने कुछ अच्छे काम भी कराए हैं। अब वो जनता की भलाई, क्योंकि इसके पहले का राजा बहुत बुराई ले चुका है राजा की, जनता की, तो अब ये जनता के लिए अच्छे काम करेगा। क्या काम करेगा?
सुल्तान फिरोज तुगलक अनाथ मुस्लिम महिलाओं, अब मैंने यहाँ स्पष्ट लिख लिया है मुस्लिम महिलाओं, ना कि सभी जनता। सब जनता के लिए राजा काम नहीं करते हैं। ये इस जमाने के या सल्तनत के जो राजा हैं वो जनता, सभी जनता से केवल टैक्स लेते हैं और काम केवल मुस्लिम जनता या जो अपने समर्थक हैं, अपना प्रसार करने वाले जो समर्थक हैं उन तक करते हैं। तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा लड़कियों और के लिए सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान खैरात बनाएगा। दासों की देखभाल करने के लिए दीवाने बदगान बनाएगा। ये दो याद रख लेना, दीवाने खैरात और दीवाने बदगान। फिर एक खैराती अस्पताल जिसे दारुल शफा कहेंगे ये भी बनाएगा। मैरिज ब्यूरो बनाएगा। लोक निर्माण विभाग मतलब PWD की स्थापना करेगा। रोजगार कार्यालय की स्थापना करेगा। इंपॉर्टेंट काम है, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट कर दिया है। 4-5 चीजें बना दी इसने अच्छी अच्छी। एक खैरात बांटने के लिए दीवाने खैरात, एक मतलब खैरात माने जो सहायता है लड़कियों की, महिलाओं की, उनके लिए। फिर जो दास है उनके लिए दीवाने बदगान, दासों के लिए दीवाने बदगान। फिर दारुल शफा एक अस्पताल है जहां फ्री में इलाज होता है। मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग और रोजगार कार्यालय बना देगा। हज की व्यवस्था करेगा, अर्थात जिसको हज जाना है उन सबको टैक्स में छूट, सब्सिडी या यात्रा के लिए कुछ पैसे या सहायता देने का काम करेगा। ये पहला सुल्तान होगा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो हज जाने वालों को सब्सिडी या सहायता देगा, वो है फिरोज तुगलक। याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट बात है। फिरोज तुगलक 2 नई वेराइटी के सिक्के चलाएगा और 2 नए वेराइटी के नाम पूछे गए सिक्कों के एग्जाम में। क्या नाम है? अध और बिख। क्या नाम है? अध मतलब आधा और बिखरा। आधा और बिखरा से नाम याद रख लेना, अध और बिख। तो अध जो है वो जीतल का है और इसमें जीतल 25% है। तो एक में जीतल 50%, एक में जीतल 25%। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक होगा। हमने कोड किया था याद, आपको याद रहा होगा कोड क्या था हमारा? गया मोहब्बत करने फिर से नशे में, ये था हमारा कोड। तो गया से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और नासिरुद्दीन तुगलक या नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये नाम हमको पूरे कंठस्थ हो तो स्टोरी हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से रहेगी। गयासुद्दीन बहुत कुछ नहीं कर पाया, तुगलकाबाद नगर बनाया, उसमें 56 कोट बनाया और बहुत कुछ नहीं किया। इसने जो भी किया वो सब उल्टा हो गया। तो उन्हीं को सुधारने के लिए इसने जनता की सिंपैथी ग्रहण करने का काम फिरोज तुगलक ने किया और ये अंतिम के राजा कुछ नहीं कर पाते हैं और ये वंश समाप्त हो जाता है। हमने तुगलक वंश में जो मेन बातें थी, जो प्रमुख बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, अब यहां याद रखना जियाउद्दीन बर्नी की 2 किताबें हैं। कौन कौन सी किताबें हैं? तारीख फिरोज शाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्योंकि ये जो तारीख फिरोज शाही है, इसी से तारीख ए फिरोज शाही इसी से हमें अलाउद्दीन जो इससे पहले का राजा था उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का भी पता चलता है ना। तो याद रखना बर्नी ने बताया बाजार नियंत्रण का, जिसकी किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही, जो इसके दरबार में रहकर लिखता है। तो हमने इंपॉर्टेंट सारी बातें कर ली। इसी तरीके से आपका एक नोट्स बने, मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भैया हमारा जो दिल्ली सल्तनत का नोट्स है वो केवल एक ही शीट में, एक ही बड़े पेज में बनना चाहिए, जिसके हम 5 हिस्से कर लेंगे। जिसमें दिल्ली सल्तनत का पहला गुलाम वंश जो है वो उनके राजाओं के नाम यहाँ कोडिंग के साथ, दूसरा वंश उसके राजाओं के नाम कोडिंग से, तीसरा वंश उसके राजाओं के नाम कोडिंग से, चौथा वंश उसके राजाओं के नाम कोडिंग से। ऐसे हमें पूरा अपने दिमाग में एक पेपर, एक नक्शा, एक सेट करना है। आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद जिन्होंने इस क्लास को इतनी देर तक बैठ कर देखा। कमेंट नहीं किया होगा तो अब कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से ही तो पता चलता है मुझे कि मैं समझा पा रहा हूं, आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा हूं, तो वो जरूरी है। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। इसी तरीके से बहुत अच्छे से मन लगाकर स्टडी करते रहिए। आपका मन जितना ज्यादा लगेगा आपकी सफलता के चांस उतने ज्यादा होंगे। भटके हुए मन को शांत कीजिए। अभी टेस्ट लगाने की, अभी दुनिया भर की चीजें करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने बेस को मजबूत कीजिए। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, तब स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। विशेष रूप से धन्यवाद। विदा होता हूं। जय हिंद, जय भारत।